प्रिय विद्यार्थियों, शुभ स्नेह आशीष। आज हम कक्षा 12th के विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पाठ में वैकल्पिक केंद्रों में दो देशों की आज चर्चा करेंगे। आज का जो चर्चा का बिंदु होगा वह दो देश होंगे। पिछले कक्षा में आपने जिन चर्चाओं के बिंदु पर बात किया था वह चाइना था, चीन था। आज जो चर्चा होगी उन वैकल्पिक केंद्रों में जापान की होगी और दक्षिण कोरिया की होगी। दक्षिण कोरिया की होगी। सबसे पहले हम चर्चा प्रारंभ करेंगे जापान की। प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत सारे ऐसी कंपनियां जिनके नाम आप स्वाभाविक तौर से जानते हैं, जैसे सोनी रेडियोज के रूप में सोनी, पानासोनिक, होंडा जो मोटरसाइकिल बनाती है, टोयोटा जो एक 4 व्हीलर बनाती है। ये समस्त कंपनियां आज भारत में विभिन्न मोबाइल से लेके मोटर वाहन तक जो बनती हैं वो सारी की सारी कंपनियां जापान की हैं। आप जापान के बारे में पूर्व से परिचित होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर 6 और 9 अगस्त को परमाणु बम फेंककर उसकी पूरी व्यवस्था को ध्वस्त किया था। 6-9 सितंबर ये एक तरह से जापान के लिए बड़ी त्रासदी का समय था जब परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था। वास्तव में उस त्रासदी के बाद ही पूरे विश्व के लोगों को ऐसा आभास हुआ कि परमाणु बम नागरिकों के लिए बहुत नुकसानदायक है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो वहाँ के लोगों को नुकसान हुआ, वातावरण जो खराब हुआ, वह आज भी हिरोशिमा और नागासाकी जो स्थान था उन पे जो बच्चे पैदा होते हैं, विकलांग होते हैं, किसी न किसी रूप में आँख से गड़बड़ होते हैं, मस्तिष्क से होते हैं, पैर हाथ मतलब कहीं न कहीं विकलांगता का रूप आज भी पाया जाता है। 45 से लेकर 2020 तक भी इसकी स्थिति सुधरी नहीं है। परमाणु बम का ये असर है। इसीलिए बीच में आप जान दिए होंगे कि बहुत सारे देशों ने मिलकर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर की बात की, जिसे CTBT के नाम से जानते हैं। बहुत सारे देशों के लोगों का यह मानना था कि जो परमाणु का बम का उपयोग किया गया, परमाणु बम यदि किसी देश पर गिराया गया तो निश्चित तौर से त्रासदी का माहौल होगा और वहां की जनता त्राहि त्राहि करने लगी, जो किसी न किसी मानव की जाति को नष्ट करने में सहयोगी होगी और विश्व युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन जापान एक छोटा सा देश जो ऐसी परिस्थितियों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो अपने को संभालने का प्रयत्न किया और इस देश के लोगों की अपने देश के प्रति भावना इतनी बेहतर स्थिति में थी, देश के प्रति लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना इतनी जागृत रही कि वह देश आज द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा हरास होने के बाद बहुत ऊंचाई पे है, आर्थिक दृष्टिकोण से है, इलेक्ट्रॉनिक युग में आगे है।
और एक तरह से कह सकते हैं कि विश्व में वहाँ के जो लोग हैं, जापान के लोग हैं, वह कभी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। जापान पूरे विश्व में आबादी की दृष्टिकोण से जापान का 11वां स्थान है। अर्थात पूरे विश्व में जापान 11वें स्थान पर आबादी के दृष्टिकोण से है। लेकिन आबादी के दृष्टिकोण से यह होने के बावजूद वह संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में वो अकेले 10% का सहयोग करता है। अब आप सोच सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें 200 से अधिक देश हैं और 200 से अधिक देश में अकेला संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका जो योगदान है वो 10% का है। कितना पावरफुल आर्थिक दृष्टिकोण से आप सोच सकते हैं वर्तमान स्थितियों में। लेकिन मैंने कहा, जापान के लोग अपनी राष्ट्र प्रेम की भावना से इतने ओतप्रोत हैं कि वह देश आज एक स्टैंड के रूप में खड़ा है, विश्व में एक अपनी पहचान बनाए हुए है। करप्शन बहुत कम है, लोग अपनी स्वार्थ की भावना से ज्यादा राष्ट्र की भावना पर विश्वास करते हैं। यदि किसी बिंदु पर वो स्वार्थ टकरा गया, उससे उनको फायदा होना है, राष्ट्र का नुकसान होना है, तो ऐसी परिस्थिति में वह पहले राष्ट्र को नुकसान नहीं होने देंगे, अपना स्वयं नुकसान कर लेंगे। इस भावना के अनुसार वो देश बहुत आगे चला। वर्ष 1964 में व्यापारिक दृष्टिकोण से वह जो देश था, आर्थिक सहयोग एवं व्यापारिक संगठन, आर्थिक सहयोग एवं व्यापारिक संगठन में 1964 में सदस्य बना। इस संगठन में वही देश सदस्य बनते हैं जिसमें आर्थिक रूप से काफी प्रबलता हो, आर्थिक रूप से काफी मजबूती हो, वह विश्व से अपने आर्थिक सहयोग को काफी बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। तो सोचिए, 1964 से यह देश उस व्यापारिक संगठन का सदस्य रहा है। और ये आपको बता दूं, 2017 जो वर्ष 2017 है, उस 2017 में आर्थिक जो गणना हुई, उसके हिसाब से जो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की गणना हुई, उसमें चाइना तो था ही, उसमें विश्व की अर्थव्यवस्था तीसरा स्थान इसका रहा। किसका? जापान का तीसरा स्थान। किसमें? अर्थव्यवस्था में। अर्थात जो आपका जापान था 2017 में, उसकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि पूरे विश्व में वो तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी का विकास है, वहाँ लोग टेक्नोलॉजी पर ध्यान देते हैं, कभी लड़ाई और झगड़े पर विश्वास नहीं करते। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो सैन्य क्षेत्रों में सबसे कम 1% खर्च करता है। सैन्य क्षेत्र में जो जापान का खर्च है, सैन्य क्षेत्र उन्हें सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% खर्च होता है। अब आप सोच सकते हैं, वह देश केवल अपनी टेक्नोलॉजी को विस्तारित करने का प्रयास कर रहा है। वह देश लोगों से संबंध बेहतर स्थापित करके बेहतर स्थिति में जाने का प्रयास कर रहा है। राष्ट्र प्रेम की भावना है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। एक जगह मैं कहीं सुना, पढ़ा भी कि एक जापान की लड़की का इंडिया के लड़के से संबंध हो गए, अफेयर्स हो गए। वो दोनों इस बात पर, इंडिया का जो लड़का था जापान में काम करता था और इसी से संबंध हुए। वे दोनों इस बात पर राजी थे, उन दोनों के परिवार के लोग इस बात पर राजी हुए कि वे दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। शादी करने के पहले वो भारत का जुआ था, वो घर आ रहा था और चूंकि प्लेन से वहाँ से आना था, वह प्लेन से गया। लड़की भी नौकरी करती थी। जब वो स्टेशन पहुंचा, हवाई अड्डा पहुंचा, तो वह उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ने नहीं आई। वह आया और घर चलाया। इतना नाराज हुआ, कहा कि जिस लड़की के पास हमारे लिए छोड़ने के लिए हमारे पास यहाँ हवाई अड्डे तक आने का समय नहीं है, उससे मैं शादी कैसे करूँ। ये इंडिया की सोच है।
लेकिन जब उससे लोगों ने पूछा वो चला गया, फिर शादी टूट गई। जब उस लड़की से पूछा गया क्या आपको इस शादी के टूटने का कोई अफसोस है, तो उस लड़की ने कहा नहीं। फिर लोगों ने पूछा आखिर क्या कारण था कि आप उसे छोड़ने हवाई अड्डे नहीं गई, तो उस लड़की ने कहा कि उस व्यक्ति को हम छोड़ने जाते उस समय हमारी ड्यूटी चल रही थी, सरकार के कार्यों में हमारा अपना योगदान प्रस्तुत करना था, तो उसको वहाँ हवाई अड्डा छोड़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें राष्ट्र से था, अर्थात उस लड़की का उस व्यक्ति से जितना लगाव था उससे ज़्यादा लगाव उसके राष्ट्र का था। इसलिए जापान इस स्थिति में है। हमारे यहाँ क्या है, नौकरी करने वाला व्यक्ति है, नौकरी छोड़ेगा, राष्ट्र के कार्य को छोड़ेगा, चलो यार घूमते हैं, टहलते हैं, अन्य अन्य कार्य करते हैं। कैसे देश की व्यवस्था सुधरेगी? कोई भी देश यदि विकास के पथ पर है, कोई भी देश यदि आर्थिक रूप से मजबूत है, कोई भी देश यदि शैक्षिक परिस्थितियों से आगे जा रहा है, तो उसका एकमात्र कारण है वहाँ के देश के लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना बहुत अधिक है। वो राष्ट्र को सर्वोच्च मानते हैं। क्यों? इसलिए वो मानते हैं कि अगर राष्ट्र है तब हम ठीक हैं। और जैसा कि आप जानते हैं जापान जैसे देशों में लोग बहुत खुशहाल जीवन जीते हैं, एक बेहतर स्थिति से आप अर्थव्यवस्था से या व्यवस्थाओं से आगे गए हैं। और इस आधार पर एक बात और बता दूं कि जापान एशिया का पहला ऐसा देश है जो G7 का सदस्य है। अब आप सोच सकते हैं, ग्रुप 7 आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत देशों का संगठन है। एशिया में एक ऐसा देश है जापान जो उसका सदस्य हुआ है। तो आप उसके देश के लोगों के रूप में विचार करते हुए ये समझ सकते हैं कि यह भी देश एक ऐसा है जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और निश्चित तौर से ऐसा भी समय आ सकता है जब ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के रूप में उभरते हुए एक अच्छे देश के रूप में सामने आए। दूसरी चर्चा मैं करूंगा दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया भी एक ऐसा देश है, जैसा कि आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया का 2 विभागों में विभाजन हुआ, एक दक्षिण कोरिया और एक उत्तर कोरिया। दक्षिण कोरिया जो था उस रूप में रिपब्लिक दक्षिण कोरिया के रूप में और उत्तर कोरिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्रंट के रूप में सामने आया। लेकिन ये दोनों का आपसी विभेद रहा, फिर भी दक्षिण कोरिया ने आर्थिक दृष्टिकोण से इतनी मजबूती प्रदान की कि वो लगभग बढ़ते इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, देशों से आपसी सामंजस्य स्थापित किया कि दक्षिण कोरिया का बिजनेस बहुत आगे बढ़ा। और उस बिजनेस को आगे बढ़ने में एक तरह से कह लीजिए कि उसका आर्थिक जो था चमत्कार पैदा हुआ। और वह चमत्कार ऐसा रहा कि 2017 आते आते वह देश के 2017 में देश की 10वीं अर्थव्यवस्था के रूप में काम करने लगा। पूरे विश्व में जो अर्थ के रूप में आर्थिक रूप से जो मजबूती थी वह दक्षिण कोरिया की 2017 में 10वां स्थान पर आकर रुक गई। और ऐसी ये बात कर सकते हैं कि जो भी उत्तर और दक्षिण कोरिया का विवाद था, उस विवाद के बाद भी इसका आर्थिक दृष्टिकोण से आगे जाना निश्चित तौर से पूरे विश्व में एक अपने स्थान को स्थापित करने के रूप में था। और वह निश्चित तौर से जो दक्षिण कोरिया थी वह भी विश्व पटल पर अपने आर्थिक सहयोग और मजबूती के आधार पर ऐसे आगे बढ़ी कि उसको अब नहीं कुछ मने एक प्रभावी कह सकते हैं। वहाँ का आप जानते हैं हुंडई एक कार आती है, हुंडई की एक कार आती है। हुंडई की जो कार है वह दक्षिण कोरिया से ही निर्मित होती है। अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत में हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से आपसी सामंजस्य संबंध है। और मैं ये कह सकता हूँ कि यदि वो आर्थिक रूप से कोई भी देश मजबूत होता है तो विश्व के पटल पर वह एक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में निश्चित तौर से उभर सकता है। तो दक्षिण कोरिया का भी आर्थिक सहयोग भारत से बेहतर रहा और अर्थ के रूप में वो सामंजस्य स्थापित किया। विश्व
व्यापार संगठन से अपनी अनुमति लेते हुए कई देशों से अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए व्यापार किया और व्यापार करने के बाद आज की स्थितियों, वर्तमान स्थितियों में ऐसी स्थिति में दक्षिण कोरिया पहुंच गया कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के रूप में उसे भी लोग देख रहे हैं। बस आज के क्लास में इतना ही प्रिय बच्चों। इस चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की समाप्ति हुई। फिर अगली मुलाकात होने पर हम पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।